तो आज के शंका समाधान के लिए जो प्रश्न है वो है प्रशांत सिंह, डिस्ट्रिक्ट बस्ती, उत्तर प्रदेश, 12वीं क्लास के छात्र हैं। सर, आई एम क्लास 12 स्टूडेंट एंड माय डाउट इज दैट आई हैव बीन टोल्ड दैट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी by my teacher and its direction, or say the normal, is perpendicular. So if we take a cube, then we draw the direction of all faces perpendicular. We get the net area to be 0 by vector law of addition. But it is not like that. How should I understand it? तो एरिया वेक्टर के बारे में मुख्य रूप से सवाल है कि हम लोग एरिया को वेक्टर के रूप में परिभाषित करते हैं और फिर हम कहते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो उस एरिया का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, यानी उस पर नॉर्मल डालो, वो उसका डायरेक्शन है। और जितना मैग्नीट्यूड एरिया का है सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर में, वो उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का है। तो अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, जैसे क्यूब है, उसके 6 सरफेसेस को मिला करके हम एक सरफेस बोलें, वो क्लोज सरफेस है, उसके अंदर में क्यूब का वॉल्यूम है। तो उस क्लोज सरफेस पे जब आप इस तरह से अलग अलग उसके जो हिस्से हैं उस पर आप परपेंडिकुलर डालोगे और फिर उन वेक्टर्स को जोड़ोगे, तो टॉप सरफेस अगर है तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, बॉटम सरफेस है तो नीचे की तरफ, साइड्स में इसी तरह से सब मिलकर के 0 हो जाएगा। लेकिन एरिया 0 नहीं है, वो तो 6 टाइम्स ए स्क्वायर है। अगर क्यूब है तो उसका एरिया 6 टाइम्स ए स्क्वायर है, वो 0 नहीं है। तो है क्या कि कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं वो इनहेरेंटली उनमें एक डायरेक्शन होता है। जैसे फोर्स है, वो फोर्स जब भी आप किसी फोर्स की बात करोगे तो उसमें एक डायरेक्शन है, वेलोसिटी है, उसमें एक डायरेक्शन है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनमें इनहेरेंटली नहीं है, अपने आप में डायरेक्शन नहीं है, हम क्रिएट करते हैं। तो एरिया वेक्टर उन्हीं में से एक है। हमारे पास में एक एरिया है, हमारे पास में ये एक एरिया है, ऐसा एरिया है, डिस्क टाइप का एरिया है, इसका अपना एक क्षेत्रफल है। बस अब हमने इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर क्रिएट किया है, एक वेक्टर डिफाइन किया है। अपने आप में ये एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, इसमें कितने सारी चीज़ें हटेंगी, इसमें लगाओगे तो वो उसका एरिया है। लेकिन हमने कहा कि चलो जिसका जितना एरिया है उतना मैग्नीट्यूड लेकर के और इस पे परपेंडिकुलर, ऐसा इस डायरेक्शन में हमने बोला कि ये एरिया वेक्टर बोलेंगे हम। इसका जितना क्षेत्रफल है, जो भी आप यूनिट यूज कर रहे हो, इंच स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो उतना उसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन, ऐसा करके हमने एक वेक्टर खुद से क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्यों क्रिएट किया? अलग से नाम दिया, अलग से हमने क्वांटिटी बनाई। क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि कई सारे जो हमारे फिजिक्स लॉज हैं वो इस वेक्टर के टर्म्स में लिखे जाने पे आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे गॉसेस लॉ है, हम फ्लक्स की बात करते हैं, वहाँ एक क्लोज सरफेस होता है, ये ओपन सरफेस, ये डिस्क है, डिस्क में इधर भी ओपन है सब तरफ, इधर भी ओपन है सब तरफ। लेकिन क्लोज सरफेस उसको कहते हैं जिसके अंदर एक वॉल्यूम इनक्लोज्ड होता है। तो जैसे स्फीयर है, उसके अंदर एक वॉल्यूम इनक्लोज्ड होता है, क्यूब है, उसके अंदर एक वॉल्यूम इनक्लोज्ड होता है। तो ऐसा अगर कोई क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में हम बात करते हैं तो हम गॉसेस थ्योरम में कहते हैं कि आप साहब एक एरिया लीजिए इसके सरफेस के ऊपर और उसके करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर बनाइए, एरिया वेक्टर बनाइए, और फिर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखिए और आप E डॉट डी एस कीजिए और E डॉट डी एस करके और ये करिए, तो ये एरिया वेक्टर है ये। तो आप E डॉट डी एस ऐसा करके और तब उसको इंटीग्रेट कीजिए, फलाना कीजिए, ढमाका कीजिए, और तब आपको चार्ज अंदर में कितना है वो मिलेगा। तो मुझे ये ds वेक्टर, इस एरिया के करस्पॉन्डिंग ये ds वेक्टर करने से इस नियम को बताने में सुविधा हुई है। इसी तरह और भी कई सारे नियम होंगे जिसमें एरिया वेक्टर्स अगर मैं डिफाइन करके रखूं तो आसानी से हमें वो बताए जा सकते हैं, वो इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। इसलिए हमने एरिया वेक्टर डिफाइन किया।
तो केवल क्लोज्ड सरफेस में अगर आप केवल ये डॉट डॉट नहीं करो, केवल अगर आप क्लोज्ड सरफेस में इस एरिया वेक्टर को जोड़ते चलो, ये एरिया वेक्टर इधर है, ये एरिया वेक्टर इधर है, ये एरिया वेक्टर इधर है, कर्व सरफेस है, क्लोज्ड होगा तो जरूर कर्व करेगा वो, तो उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शंस होंगे, वो सब मिलकर जीरो होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, हाँ वो बिल्कुल होंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसके पूरे का एरिया जीरो है, क्योंकि ये एरिया वेक्टर हम डिफाइन करते हैं एक प्लेन सरफेस के लिए। ये प्लेन सरफेस है, इसके लिए हमने एरिया वेक्टर डिफाइन किया, और यहाँ भी हम प्लेन सरफेस के लिए ही डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि कर्व हो गया है तो हमारे प्लेन सरफेसेस जो है छोटे छोटे हैं, खूब छोटे छोटे लेंगे तो उनको प्लेन सरफेस की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम ऐसा जब करते हैं तो हमारे इस प्रकार के इक्वेशंस लिखने में सुविधा होती है। आप इसको लाइन से भी समझ सकते हो। हमारे पास एक लाइन होती है लेंथ। अब लेंथ अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की क्या दूरी है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है। लेकिन हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने एक इसके लिए वेक्टर डिफाइन कर लिया डीएल, ऐसा। तो ये डीएल वेक्टर जब हम डिफाइन करते हैं तो कई सारी चीजें मेरे को इक्वेशंस लिखने आसान हो जाते हैं। और इसी में अगर एक सर्कल है और सर्कल में हम कहें कि ये देखो यहाँ पर इतनी दूर का ये डीएल हुआ, इतनी दूर का ये डीएल हुआ, उसके डायरेक्शंस बदलते जा रहे हैं, इतनी दूर का ये डीएल हुआ, इन सारे डीएल 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 को जोड़ दोगे, सारे डीएल 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 को अगर आप जोड़ दोगे तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यह एक आयत है, यह एक आपका आयत है, और इस आयत की पेरीफेरी में हम कहें कि ये रहा डीएल मेरा, ये रहा डीएल मेरा, ये रहा डीएल मेरा, ये रहा डीएल मेरा, इन सबको जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी परिधि जीरो हो गई है, सरकमफेरेंस जीरो नहीं है। इसकी लेंथ है, लेंथ जीरो नहीं हुई है, लेंथ है, कितनी लेंथ है, 2πr लेंथ है। लेकिन ये लेंथ वेक्टर्स को अगर मैं लिख करके जोड़ूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से आपके क्यूब में सरफेस एरिया है 6a², लेकिन जो एरिया वेक्टर मैंने डिफाइन किए हैं उनको जोड़ेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई समस्या की बात नहीं है।